हेलो छात्रों, मैं आज विषय गणित क्लास 10th प्री बोर्ड परीक्षा के दो सेट लेकर के आया हूं। एक होता है बेसिक और दूसरा होता है स्टैंडर्ड। तो यह बेसिक वाला पेपर है और यह दूसरा स्टैंडर्ड वाला पेपर। दोनों पेपर का आज मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा आपके सामने। तो चलिए एक एक करके करते हैं। पहला हमारा तो पहले प्रश्न पत्र में आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। देख लीजिए, पहले नंबर में दे रखा है सही विकल्प का चुन करके चयन करना है, लिखना है हमके। तो पहले नंबर में दे रखा है बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे। तो कौन से शून्यक होंगे? तो जल्दी जल्दी आप उत्तर मिला लीजिए अपने प्रश्न पत्र का। तो पहले प्रश्न का बी नंबर दे रखा है जो कि सही है, -2 और -5। दूसरे नंबर में दे रखा द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 का विभक्तिकर होगा। तो विभक्तिकर जब भी आप निकालते हैं तो d = b² - 4ac। तो किस ऑप्शन में दे रखा? जो कि ए नंबर में दे रखा। तो दूसरे का ए हमारा सही है। यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिए। तीसरा प्रश्न, आइए तीसरा प्रश्न में देखते हैं। x अक्ष की धनात्मक दिशा में मूल बिंदु से 4 इकाई की दूरी पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो कौन कौन से होंगे? तो x अक्ष की धनात्मक कहा तो x अक्ष कहा तो x अक्ष पर हो गया 4 और y अक्ष पर 0 हो जाएगा। तो जो कि हमारा बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है, तो ये हमारा सही है। फिर इसके बाद चौथे नंबर में दे रखा है यदि एक सीधे खंभे की छाया की लंबाई खंभे की ऊंचाई की √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कैसा होगा? तो सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा, जो कि ए नंबर ऑप्शन में दे रखा है। सभी छात्र जल्दी जल्दी ऐसे उत्तर मिला लीजिए और अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक एवं कमेंट भी कीजिएगा। और पाँचवा प्रश्न आप देखिए। पाँचवा प्रश्न में दे रखा है किसी त्रिभुज ABC में DE पैरेलल है, समांतर है BC के। तो AD x दिया है और DB दिया है x - 2 और AE दिया है x + 2। फिर लिखा है तथा EC का मान दे रखा है x - 1। तो x का मान ज्ञात कीजिए। अध्याय 6 का प्रश्न है जिसमें से हमें थेल्स प्रमेय का यूज करके x का मान निकालना है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो ऑप्शन नंबर 5 में का बी नंबर जो कि 4, बी नंबर ऑप्शन सही है। अब आइए प्रश्न छठवें में दे रखा है यदि a1/a2 = b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के हल होंगे। तो कौन से हल होंगे? पहले नंबर में दे रखा के 2 हल होंगे, का कोई हल नहीं होगा और के अनंत रूप से अनेक हल होंगे या अद्वितीय हल होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो का कोई हल नहीं होगा। तो आप निकाल सकते हैं इस फॉर्मेट में जब भी होता है क्रॉस नहीं होता है तो ये कहलाती हैं समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के कोई भी हल नहीं होते हैं, जो कि बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। ये हमारा सही है। आइए हम अगला प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, लिखना है। रिक्त स्थान पहले में क्या दे रखा है? किसी बिंदु पहले नंबर में दे रखा प्रत्येक खाली स्थान संख्या को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो प्रत्येक भाज्य संख्याओं को एक अद्वितीय रूप से अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो उत्तर में लिखेंगे, पहले के उत्तर में लिखेंगे, पहले नंबर में लिखेंगे भाज्य खाली स्थान पर। दूसरे नंबर में क्या पूछा गया? दूसरे नंबर में पूछा गया है किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाती है। तो x अक्ष से दूरी तो उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाएगा। तो y निर्देशांक कहलाएगा। तो यही हमें खाली स्थान पर नोट करना है। तो लिखेंगे y निर्देशांक ही आपको खाली स्थान पर भरना है, नोट करना है।
इसके बाद तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है। तीसरे प्रश्न में दे रखा है यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को कहते हैं, क्या कहते हैं हम, तो द्विघात समीकरण कहते हैं। तो तीसरे नंबर में लिखेंगे द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ये आपको खाली स्थान पर भरना है। अब आइए चौथा नंबर में क्या दे रखा है। चौथे नंबर में दे रखा है सभी वर्ग होते हैं। तो सभी वर्ग कैसे होते हैं, तो सभी वर्ग आपने पढ़ा होगा अध्याय 6 में, समरूप होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न पाँचवें नंबर में दे रखा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा कहते हैं। तो खाली स्थान पर छेदक रेखा लिखेंगे। और छठवें नंबर में क्या दे रखा है, छठवें नंबर में दे रखा है त्रिज्या आर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो त्रिज्या आर वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र, तो एरिया लिखना है, एरिया हमें लिखना है। तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको नोट करना है। आइए हम अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 3 में के उत्तर देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में दे रखा है सत्य असत्य का चयन करना है, हमें बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो आइए अगला पहला नंबर में दे रखा है संख्याओं 14 और 35 का महत्तम समापवर्तक क्या एक होता है, तो जी हाँ एक होता है। देखिए इसमें 14 में 7 है और इधर भी 7 बना 35, तो 7 से दोनों संख्याएं विभाजित हो जाती हैं, जो कि ये गलत है, महत्तम समापवर्तक 7 आएगा। तो पहला नंबर असत्य है जो कि 1 दे रखा है, इसलिए यह असत्य है। दूसरे नंबर में क्या दे रखा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ असमान होती हैं, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाह्य बिंदु पर किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, जो कि यह असत्य दिया है। तीसरे नंबर में दे रखा है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, जहाँ आर वृत्त की त्रिज्या तथा थीटा केंद्र पर आंतरिक कोण होता है। बिल्कुल सत्य है, क्षेत्रफल वृत्त के त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र यही होता है। चौथा नंबर में दे रखा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पूछा गया है अर्धगोले का, तो 3 पाई आर स्क्वायर होता है, जहाँ आर अर्धगोले की त्रिज्या है। बिल्कुल सत्य है, तो आप नोट कर दीजिए सत्य। इसके बाद 5वें नंबर में दे रखा है शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, जहाँ आर आधार की त्रिज्या और एच शंकु की ऊंचाई होती है। बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आपका 6वां नंबर में दे रखा है बिंदुओं -4, 6 एवं 4, -6 के मध्य बिंदु के निर्देशांक 0, 0 हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 0, 0 ही होते हैं। आइए हम अगला प्रश्न क्रमांक 5। यह वीडियो यदि अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अन्य पेपरों की वीडियो जल्दी आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हो सकूं। चौथे नंबर में दे रखा है सही जोड़ी का मिलान कीजिए। व्यापक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है, तो बी नंबर ऑप्शन में दे रखा है a, a+d, a+2d और a+3d, जो कि बी नंबर से आपको मिलान करना है। दूसरे नंबर में दे रखा है ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें से पदों की संख्या सीमित हो वो कहलाती है, क्या कहलाती है, तो कहलाती है परिमित समांतर श्रेणी, क्योंकि सीमित है, तो जो कि हमें मिलान करना है सी से। तीसरे नंबर में दे रखा है ऐसी समांतर श्रेणी जिसमें से पदों की संख्या असीमित हो तो वो कहलाती है अपरिमित समांतर श्रेणी, जो कि आपका ए नंबर में दे रखा है। तो तीसरे का आपको मिलान करना ए से। अब आइए चौथे नंबर में साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर आप मान आप देख पा रहे हैं, तो साइन का उल्टा होता है क्या 1/cos
कौशिक होता है, तो जो कि ई नंबर में दे रखा है सेक थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1 होता है, जो कि एफ में दे रखा है। 6 नंबर में दे रखा है tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, जो कि डी नंबर में ऑप्शन में दे रखा है। डी नंबर से मिलान करना है। ये हमारी सभी सही जोड़ियों का मिलान हो गया। आइए अगला प्रश्न क्रमांक है हमारा प्रश्न क्रमांक 5 में। प्रश्न क्रमांक 5 में दे रखा है आपके सामने यह है। प्रश्न क्रमांक 5 में दे रखा है एक शब्द में एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना है। तो पहले नंबर में आपको लिखना क्या है, पहले नंबर में लिखना है किसी वर्गीकृत आंकड़ों के माध्यक ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। तो माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है आप जानते ही हैं। तो उत्तर क्रमांक 6 के उत्तर में लिखना है। पहले नंबर में उत्तर पहला क्या लिखना है, माध्यक ज्ञात करने का सूत्र। तो मेडन निकालना है आपको। तो यल प्लस कोष्टक n/2 माइनस सी एफ संचय बारंबारता अपॉन में आपको एफ कर देना है और कोष्टक और मल्टीपल कर देना एच से, ये आपको लिखना है। दूसरे नंबर में क्या पूछा गया है, दूसरे नंबर पूछा गया किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के किन्हीं होने की प्रायिकता का योग कितना होगा। ये पूछा गया किसी घटना की प्रायिकता और उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का योग क्या होगा, ये पूछा गया। तो 1 होगा, जो कि आपको उत्तर में लिखना है। क्या लिखना है, आप PE और प्लस PE के ऊपर वार बराबर 1, ये है। इसके बाद तीसरे उत्तर में आपको लिखना है, पूछा क्या गया है तीसरे नंबर में पूछा गया है एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो लिखेंगे अनंत। इसके बाद चौथे नंबर में दे रखा है वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र बताइए। तो चौथे नंबर में वृत्त के चाप की लंबाई का सूत्र आपको बताना है। तो चाप की लंबाई लेंथ आपका ज्ञात करना है, सूत्र लिखना है ज्ञात करने का। तो θ/360 मल्टीपल πr², क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करना, चाप की लंबाई तो नहीं, क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है, चाप की लंबाई बताना है। तो जो परिधि वाले क्षेत्र के तो 2πr से मल्टीपल करेंगे। अब आइए 5वें नंबर में दे रखा है किसी असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। 5वें नंबर में लिखेंगे असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, 0 होती है, तो लिखेंगे 0। अब इसके बाद उत्तर छठा में लिखेंगे 6वें नंबर में दे रखा है बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो बेलन के आयतन का सूत्र, तो बेलन के आयतन का सूत्र वॉल्यूम πr² होता है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 में दे रखा है 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। 8वें में दे रखा है दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इन 2 प्रश्नों का उत्तर आपके सामने यह प्रस्तुत है। मैंने पहले से ही हल करके रखा है ताकि यह वीडियो बड़ी ना हो। यह प्रश्न क्रमांक 6 है। प्रश्न क्रमांक 6 का इस तरह आपको हल करना है और प्रश्न क्रमांक 6 के 8वें का ये आपके सामने उत्तर है। आपको इस तरह हल करना है, ये आप देख पा रहे हैं, इस तरह आपको नोट करना है। अब आइए अगला प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 में दे रखा है संख्या 7429 के अभाज्य गुणनखंड विधि
खंडन कीजिए लिखना है। अथवा में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि 7√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रश्न क्रमांक 7 के दोनों उत्तर आपको ये स्क्रीन के सामने प्रश्न क्रमांक 7 में ये है प्रश्न क्रमांक 7 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। और प्रश्न क्रमांक 7 के अथवे का प्रश्न ये है, इस तरह आपको हल करना है। √7√2 एक अपरिमेय संख्या, ये आपको सिद्ध करना था। इस तरह आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 8 में दे रखा है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अथवा में दे रखा है यदि बहुपद ax² + bx + c के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा + बीटा एवं अल्फा × बीटा के मान ज्ञात करना है। इन दो प्रश्नों का उत्तर आपके सामने है। यह है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर दे रखा है और इसी के अथवे का भी उत्तर आप है। ये है प्रश्न क्रमांक 8 के अथवे का उत्तर, जो कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो द्विघात बहुपद के शून्यक हमने अल्फा बीटा माना, शून्यकों का योगफल निकालना था तो -b/a और गुणनफल निकालना था तो अल्फा × बीटा/c/a ये है। आइए प्रश्न क्रमांक 9 में दे रखा है द्विघात बहुपद 4u² + 8u के शून्य ज्ञात कीजिए। अथवा में दे रखा एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्रमशः दे रखा -3 और 2। इन दो प्रश्नों का उत्तर आपको हम दिखा रहे हैं। ये है प्रश्न क्रमांक 9 में द्विघात बहुपद दे रखा था 4u² + 8u बराबर 0, क्योंकि हमें शून्यक निकालना था इसलिए हमने डायरेक्ट शून्यकों के योगफल के बराबर रख दिया था, जो कि 4u बाहर कॉमन ले रखा था हमने और अंदर बचा u + 2 बराबर 0, जिससे हमने एक बार 4u को 0 के बराबर रखा, दूसरी तरफ u + 2 को 0 के बराबर रखा तो एक u का मान निकला 0 और दूसरा u का मान -2 निकला, जो कि बहुपद के शून्यक हो गए 0 - 2। और प्रश्न क्रमांक 9 के अथवे का उत्तर यह है आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 9 के अथवे में दे रखा है माना कि द्विघात बहुपद हमने मान करके चला है ax² + bx + c जिसके शून्यक अल्फा एवं बीटा होते हैं। शून्यकों का योगफल हमने ज्ञात कर लिया। शून्यकों का योगफल का सूत्र लगा करके -b/a और शून्यकों का योगफल हमें प्रश्न में दे रखा था -3, बराबर में रखा, तुलना की तो b का मान 3 निकल के आया, a का मान 1 निकल के आया। इसके पश्चात शून्यकों का गुणनफल हमें ज्ञात करना था तो शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a, जो कि शून्यकों का गुणनफल दे रखा था 2। हमने तुलना की तो c का मान निकल के 2 आया, a का मान निकल कर 1 निकल के आया। अतः a b c के मान समीकरण 1 में रखना है, जो कि हमने माना था। तो यह हमें द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, जो कि यह प्रश्न क्रमांक 9 के अथवे का उत्तर दे रखा है। यह है आपके सामने। अब आप चलिए प्रश्न क्रमांक 10 में। प्रश्न क्रमांक 10 में दे रखा है अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि समीकरण युग्म 2x - 3y = 8 और 4x - 6y = 9 संगत है या संगत हमें बताना है। तो इनके हल आपको प्रश्न क्रमांक 10 के उत्तर आपको हम दिखा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 10 के यह है प्रश्न क्रमांक 10 का हल। इस तरह आपको लिखना है। द्विघात जो समीकरण दे रखे हैं दो चर समीकरण हैं जिनके दे रखे हैं, इनके हमने दोनों लिख लिए हैं। इनकी यदि अगर हम तुलना करें व्यापक समीकरण से, दो चर वाले व्यापक समीकरण से, तो हमें a1 और a2 b1/b2 c1/c2 के मान निकल आएंगे। हमने मान रखा जो कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, जो कि a1/a2 b1/b2 जो बराबर हैं तो हमने बराबर लिख दिया, और जो कि c1/c2 बराबर नहीं है। तो यह कैसा समीकरण है? तो यह रेखा के युग्म समांतर रैखिक समीकरण है, जिसके समांतर रैखिक समीकरण के असंगत हल होते हैं, तो जो कि इस तरह आपको लिखना है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 10वें के अथवे में देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 10वें के अथवे में दे रखा था कि समीकरण युग्म
दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो x प्लस वाई बराबर इक्वल 14, कॉमा दूसरा समीकरण दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल ज्ञात करना है, x y के मान ज्ञात करना प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रश्न क्रमांक 10वें के अथवें का उत्तर यह आपके सामने प्रश्न क्रमांक 10वें का अथवें का उत्तर जो हमने जो समीकरण दे रखा था हमने समीकरण लिख दिया है। इन दो समीकरण नाम दे दिए, समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 2 को लेकर के चलेंगे, x का मान निकालेंगे, x बराबर y को उस तरफ पक्षांतर करें 4x प्लस वाई। समीकरण नाम 3 दे दिया और x का मान उठा करके समीकरण 1 में पुट कर दिया। समीकरण 1 में जैसे हम पुट करते हैं तो y का मान प्राप्त हो जाता है और y का मान समीकरण पुनः 3 में रख देते हैं। ये समीकरण 3 जो हमने माना था उसमें यदि अगर हम ये y का मान उठा करके यहाँ पर रख दें तो x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें x y के मान ज्ञात करना था, तो इस तरह आपको हल करना है। यह प्रश्न क्रमांक 10 के अथवे का हल है आपके सामने। अब आइए प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दे रखा है वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, ये कहा गया। और अथवे में दे रखा है, अथवे में क्या दे रखा है कि प्रथम 100 धन पूर्णांक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 11 के अथवे प्रश्न क्रमांक 11 का हल यह है आपके सामने। इसके पश्चात प्रश्न क्रमांक 11 के अथवे का हम हल आपको दिखाएंगे। यह प्रश्न क्रमांक 11 के अथवे का हल है, ये लिखा है अथवा, जो कि हमें एक एपी श्रेणी तैयार करना था 1 2 3 4 डैश 100 तक। प्रथम पद हमने मान लिया 1 है, अंतिम पद जो कि 100 है, सार्वंतर 1 दे रखा है, n पदों की संख्या 100 दे रखी है, कुल योग का सूत्र लगाया जो टोटल निकला है 5050। अब प्रश्न क्रमांक 11 का हल आपको दिखा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 11 है, यह प्रश्न क्रमांक 11 का हल, अथवे का हल हमने दिखा दिया है। यह प्रश्न क्रमांक 11 का हल इस तरह आपको हल करना है। मानना है एक समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए सार्वंतर डी है, प्रश्न अनुसार डाल करके जो दे रखा प्रश्न के अकॉर्डिंग कि तीसरा पद 16 है तो हमने लिख दिया तीसरा पद a प्लस 2d बराबर 16 है, समीकरण 1 नाम दे दिया। दूसरा हमने बनाया जो कि क्या रखा था कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो जो कि हमने लिखा और d सार्वंतर निकला है, तो ए डी का मान समीकरण 1 में उठा करके रख देंगे तो क्रमशः हमें मान प्राप्त हो जाएगा ए का, जो कि हमें यही ज्ञात करना था। इस तरह आपको प्रश्न क्रमांक 11 का हल प्राप्त करना है। जी है। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 12 में चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में क्या दे रखा है? प्रश्न क्रमांक 12 में दे रखा है यदि बिंदु ए और बी, सी और डी ये निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष क्रमशः में हो तो पी का मान ज्ञात करना है। बताना है आपको, पी का मान निकालना है, फाइंड करना है, जो कि एक समांतर चतुर्भुज, आपको एक समांतर चतुर्भुज निर्मित करना, बनाना है, आकृति बना लेनी है। और जैसे आप समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाएंगे वैसे आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर आपको दिखा रहे हैं। यह प्रश्न क्रमांक 12। प्रश्न क्रमांक 12 में आपको ऐसे हल करना है। यह प्रश्न क्रमांक 12 का, जो कि हमें P का मान ज्ञात करना था, तो हमने P का मान ज्ञात कर लिया। अब आइए प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा में क्या दे रखा है? y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P2-3 और Q दे रखा 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी। तो आपको
निकाल लेना है। दूरी का सूत्र लगा करके आपको फाइंड कर लेना है, मान प्राप्त कर लेना है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको हल करना है। तो प्रश्न क्रमांक 12 के अथवे का यह हल आपके सामने है। इस तरह आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 12 में दूरी सूत्र लगा करके आपको y का मान प्राप्त कर लेने हैं। यह y के 2 मान प्राप्त हुए हैं। इस तरह आपको हल करना है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में क्या दे रखा है? प्रश्न क्रमांक 13 में आपके सामने ये है प्रश्न, ये है त्रिकोणमिति का सवाल है जो कि दे रखा है। यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का मान ज्ञात करना है। और अथवे में दे रखा है साइन 30 इंटू कॉस 60 प्लस साइन 60 इंटू कॉस 30 का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर आपके सामने यह है। प्रश्न क्रमांक 13 में ऐसे आपको हल करना है, हल प्राप्त करना है। साइन ए का मान दे रखा था, हमने सर्वसम्मिका का उपयोग किया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर इक्वल 1। तो हमने पक्षांतर कर दिया तो साइन स्क्वायर 1 की उस साइड चला गया और कॉस स्क्वायर ए से हमने स्क्वायर हटा दिया, अंडर रूट इस तरफ लगा दिया और हमने साइन का मान रख करके हल किया तो ये हमारा प्राप्त हो गया कॉस का मान। इस तरह आपको हल करना है। अब आइए प्रश्न क्रमांक 13 के अथवे में दे रखा है साइन 30 और कॉस 60। इस प्रश्न का उत्तर यह है आपके सामने। प्रश्न क्रमांक 13 के अथवे का हल इस तरह आपको प्राप्त करना है, ऐसे आपको हल करना है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एवं कमेंट कीजिए। आइए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में दे रखा है एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर और Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, सिंपल सा। तो आइए हम प्रश्न क्रमांक 14 के प्रश्न का उत्तर आपको हल दिखाते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक 14 में आप इस तरह एक वृत्त बनाना है और इसकी स्पर्श रेखा खींच देनी है और बाय बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 दे रखी है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 दे रखी है। तो लंबाई जे हो गई और क्यू की केंद्र से दूरी 25, तो त्रिज्या फाइंड करनी थी तो हमने त्रिज्या 7 सेंटीमीटर प्राप्त कर ली। इस तरह आपको हल करना है। अब आइए हम प्रश्न क्रमांक 14 के अथवे में क्या दे रखा है। तो प्रश्न क्रमांक 14 के अथवे में दे रखा है दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर दे रखी है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो प्रश्न क्रमांक 14 के अथवे का उत्तर यह आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 14 के अथवे में इस तरह आपको हल करना है। यह प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर जो आपके सामने एक सकेंद्री वृत्त हमने बनाया है जिसमें दर्शा दिया है। 2 नंबर का प्रश्न था इसलिए हमने ज़्यादा डिटेल में सॉल्व नहीं किया है, छोटा करने की कोशिश की है। इस तरह आपको हल करना है। यह प्रश्न क्रमांक 14 का हल, इस तरह आपको उत्तर प्राप्त करना है। जो कि हमें ज्ञात क्या करना था, जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करना था। तो हमने 4 निकल के आया एम क्यू, तो एम क्यूब 4 निकल के आया और इसका 2 गुना कर देंगे तो हमारा पूरी जीवा निकल के आ जाएगी। तो जीवा क्या निकल के आएगी, तो P और Q हम मान करके हम चलेंगे तो ये निकल के आपके फाइंड हो जाएगी। तो जो हमने लिखा लास्ट में जीवा की लंबाई, तो 2 बार जोड़ दिया तो 8 सेंटीमीटर निकल के आ गई। इस तरह आपको हल करना था। आइए प्रश्न क्रमांक 15। प्रश्न क्रमांक 15 में दे रखा है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर दे रखी है और इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पर अथवे में दे रखा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर दे रखी है। तो प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर आपके सामने एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर, इसका उत्तर आपके सामने यह है। इस तरह आपको हल करना है। यह प्रश्न क्रमांक 15 के हल आपके सामने प्रस्तुत है। अब आइए हम प्रश्न क्रमांक 15 के अथवे का लिखा है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना जिसका परिधि की माप दे रखी है। तो यह है आपका उत्तर। परिधि की माप कितनी दे रखी है, तो 22 सेंटीमीटर दे रखी है। ये रेडियस निकालना था जिसमें से रेडियस आपको फाइंड करना पड़ेगा।
तो परिधि की यदि अगर हम सूत्र लगाएं तो हमें रेडियस निकल के आ जाएगी, जो कि हमें क्या करना, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा। रेडियस आप निकाल लीजिएगा, रेडियस का मान रखिएगा तो ये उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसके पश्चात आइए हम प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 में क्या दे रखा है? प्रश्न क्रमांक 16 में दे रखा है, ये आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 16 में दे रखा है, दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात कीजिए कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये है प्रायिकता से संबंधित सवाल है, जो कि जीतने ना और जीतने ना जीतने दोनों की आप प्रायिकता निकालिए, इनमें से फिर रेशमा की जीतने की प्रायिकता फाइंड कर लीजिए। अथवा में दे रखा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक विषम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 16 के उत्तर आइए प्रश्न क्रमांक 17 देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 में एक थैले में 3 लाल 5 काली गेंदें हैं और इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या होगी? कि जो कि लाल गेंद और लाल गेंद ना होने की, तो एक बार लाल गेंद होने की और एक बार ना होने की प्राप्त कर लीजिए। अथवा में दे रखा है, जय अथवा का प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 18 में दे रखा है, गुणनखंड विधि से समीकरण का हल ज्ञात करना है, जो समीकरण दे रखा है। अथवा में दे रखा है, दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 17 और गुणनफल दे रखा 72। इसी तरह प्रश्न क्रमांक 19 दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 19 आप देख लीजिए, जो है प्रश्न क्रमांक 19 दे रखा है, और दो सर्वांग त्रिभुजों की सर्वांग समरूपता या सर्वांग समता जिसके आवश्यक शर्तें लिखना है आपको। और 20 नंबर में दे रखा है, ये आपको क्षेत्रमिति से संबंधित सवाल है, जो कि अध्याय 12 से संबंधित है, तो इसे हल करना है। जब दो प्रश्न दे रखे हैं, एक प्रश्न जो 20 में अथवा में दे रखा है। प्रश्न क्रमांक 21 में दे रखा है, जो कि ये सवाल अध्याय 3 से है, तो ये आपको किसी भी विधि से आप हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन से कीजिए चाहे प्रतिस्थापन से कीजिए। एक्स वाई के मान निकालिए, आप इस समीकरण में फाइंड कर दीजिए तो वाई का मान यम का मान निकल के प्राप्त हो जाएगा। फिर दे रखा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग यह है, तो इस संख्या का 9 गुना और संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना आप रख दीजिए तो इस संख्या का मान प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 22 में जे दे रखा है, जे है प्रश्न क्रमांक 22। अब आइए प्रश्न क्रमांक 23 आपको दिखाता हूँ। प्रश्न क्रमांक 23 जे दे रखा। प्रश्न क्रमांक 23 में एक सांख्यिकी का प्रश्न है, जो कि हर बार प्रश्न पेपर में माध्य ज्ञात करने के लिए ही आता है। दूसरा सवाल आता है बहुलक का, जो कि दे रखा है, लगातार पेपरों में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।